Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome back to your KP Gainers channel. Hi dears, my name is Said Anwar Sarwar and you are watching KP Gainers. डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमने स्टार्ट किया है नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर फिजियोलॉजी के पास पेपर को, और हमने पिछले पार्ट नंबर 1 में तकरीबन क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 32 तक एमसीक्यू डिस्कस किए थे विद आंसर की एंड कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेनेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 33 से लेकर आगे क्वेश्चन नंबर 70 तक। अगर आप लोगों ने वीडियो ना देखी हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 32 तक एमसीक्यूज देख सकते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 से। क्वेश्चन नंबर 33, द टाइप ऑफ इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस when antigen binds to antibody and complex then deposit in the tissue or vascular endothelium and leads to injury। अपने साथ नोट कीजिए कि वो कौन सा टाइप ऑफ इम्यूनिटी या टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी है जिसमें हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं। और ये इम्यून कम्प्लेक्स कब बनते हैं? जब एंटीजन बाइंड्स होते हैं, कंबाइन होते हैं एंटीबॉडी के साथ, और ये कम्प्लेक्सेस फिर स्टोर होते हैं टिश्यूज़ में और इंजरी को फिर काज करते हैं वहाँ टिश्यू में। अपने साथ नोट कीजिए, राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी में हमारे पास इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, इसलिए हम इसको टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी को हम इम्यून कम्प्लेक्सेस रिएक्शन भी कहते हैं। तो जब भी कोई एंटीजन एंटर हो जाए हमारे बॉडी में तो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी होता है जिसको हम इम्यून कम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और इसका एग्जांपल जो है रिमेटॉइड आर्थराइटिस है, और इसमें हमारे पास कौन सी एंटीबॉडीज़ रिलीज होते हैं? IgG एंड IgM। अपने साथ नोट कीजिए, बोथ एमसीक्यूज आर इम्पॉर्टेंट। ओके जी, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। क्वेश्चन नंबर 34, एलर्जी टू पोलन कॉमन इन अस्थमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिश। मोस्टली पर्सन सेंसिटिव होते हैं पोलन को। आप लोगों ने पोलन को देखा होगा, कुछ स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, प्लांट उसे प्रोड्यूस करते हैं। तो जब भी कोई सेंसिटिव पर्सन में ये पोलन एंटर हो जाए तो फिर हमारे पास एलर्जी को काज करता है, और फिर हमारे पास डायरेक्टली इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है, एंटीबॉडी को सिक्रेट करता है। तो वो कौन सा इम्यून सिस्टम है जो कि एक्शन में आता है? क्लासिकल इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मेडिएटेड बाय डैश। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्या कहते हैं? एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं, बिकॉज ये हाइपर सेंसिटिविटी तब एक्शन में आता है जब कोई एलर्जन, जब कोई पोलन, कोई पार्टिकल एंटर हो जाए हमारी बॉडी में तो डायरेक्टली ये हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन में आता है। तो इसलिए ये इसमें हमारे पास जो एंटीबॉडी सिक्रेट होते हैं वो है हमारे पास इम्यूनोग्लोबुलिन ई। अपने साथ नोट कीजिए, इम्यूनोग्लोबुलिन ई इज अ राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36, invasion and multiplication of microorganism in the body tissue which is characterized by cellular injury is called dash। ये तो डायरेक्टली स्लाइड से आया है, फर्स्ट चैप्टर से। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इन्फ्लेमेशंस। तो जब भी कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए हमारी बॉडी में तो फिर हमारे पास इंजरी को काज करता है, और ये हमारे पास क्या है? इन्फ्लेमेशन है। इन्फ्लेमेशन के कुछ खास स्पेसिफिक सिम्टम होते हैं जिसको मैंने एक फार्मूला बनाया है जिसमें हमारे पास STR स्टार PSTR स्टार। अपने साथ नोट कीजिए, यानी कि रेडनेस और इसके अलावा पेन, स्वेलिंग, टेम्परेचर राइज होना, ये सारे हमारे पास साइन सिम्टम ये भी बहुत ज़्यादा आते हैं एमसीक्यूज में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37, द पीरियड बिटवीन इनिशियल कॉन्टैक्ट विद माइक्रोब एंड अपीयर्स ऑफ द फर्स्ट टाइम सिम्टम इज कॉल्ड डैश। तो जब भी कोई माइक्रोब एंटर हो जाए और वो फर्स्ट सिम्टम को अपीयर करे किसी पर्सन में, इसको हम क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। और इन्वेसिव पीरियड ये तो हमारे पास वो पीरियड है जब कोई पार्टिकल एंटर हो जाए हमारे बॉडी में। तो इंक्यूबेशन पीरियड वो पीरियड होता है जब कोई पार्टिकल एंटर हो जाए और सिम्टम शो करे, स्पेसिफिक सिम्टम नहीं। जब स्पेसिफिक सिम्टम शो की जाए किसी डिजीज़ का खास सिम्टम्स होते हैं तो उसको फिर हम दूसरा नाम देते हैं प्रोड्रोमल पीरियड। जब भी कोई स्पेसिफिक एंटीजन एंटर हो जाए और वो स्पेसिफिक साइन सिम्टम शो करे उसको हम प्रोड्रोमल पीरियड कहते हैं। लेकिन जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो हमारे पास जो नॉर्मल सिम्टम होते हैं जैसे कि फीवर, रेडनेस, स्वेलिंग, ये सारे हमारे पास इंक्यूबेशन पीरियड है। ओके जी, और ये कन्वेलसेंस किसे कहते हैं? ये हमारे पास रिकवरी पीरियड है ऑफ द पर्सन या किसी डिजीज़ के हवाले से। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 38, द मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी ऑफ अ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वायरुलेंस। ये भी डायरेक्टली फर्स्ट यूनिट से आया है, फर्स्ट स्लाइड से, कि द मेजरमेंट ऑफ द पैथोजेनिसिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड वायरुलेंस। ये आप लोगों ने
इस एमसीक्यूज को रटा करना है। पैथोजेनिसिटी किसे कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू काज डिजीज। और जब इसको हम मेजर करते हैं पैथोजेनिसिटी को, उसको हम वायरुलेंस कहते हैं। अपने साथ नोट कीजिए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 39। न्यूप्लाज्म्स टेंड्स टू ग्रो रैपिडली, स्प्रेड वाइडली and have potential to kill regardless of their original location is called dash। न्यूप्लाज्म्स का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल। तो जब बहुत ज़्यादा न्यू सेल बनते हो एबनॉर्मली, और वो ट्रांसफ़र भी हो सकते हो एक जगह से दूसरी जगह में, और वो किल भी कर सकता है किसी भी पेशेंट को, और उसको हम कौन से न्यूप्लाज्म कहते हैं या सेल कहते हैं? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स। मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म वो सेल होते हैं जो कि कैंसर सेल पर मुश्तमिल होते हैं और ट्रांसफ़र हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, और किसी भी पर्सन को किल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म्स। और बिनाइन न्यूप्लाज्म आप लोग जानते हैं कि ये भी हमारे पास एबनॉर्मल ग्रोथ होता है, लेकिन ट्रांसफ़र नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह में, या ये हमारे पास कैंसर सेल पर मुश्तमिल नहीं होते। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40। मसल मास एसोसिएट विद एक्सरसाइज ड्यूरिंग बॉडी बिल्डिंग, एक्सरसाइज एग्जाम्पल ऑफ डैश। तो जब भी कोई बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग करता है या कोई पर्सन जिम में जाता है, तो उसके मसल्स में बहुत ज़्यादा तब्दीली आ जाती है। ये किस वजह से? इसके शेप या साइज़ में इंक्रीज़ होता है। ये किस वजह से? हाइपरट्रोफी फिनोमेना की वजह से। हाइपरट्रोफी हमारे पास वो प्रोसेस है जिसमें हमारे पास जो सेल होते हैं उसके जो साइज़ है उसमें इंक्रीज़ आ जाता है, उसको हम हाइपरट्रोफी कहते हैं। ओके जी। हाइपरप्लेजिया तो आप लोग जानते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल, जब न्यू सेल बहुत ज़्यादा बनती है उसको हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 41। द सेल डेथ इन्वॉल्व अनरेगुलेटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन ऑफ द सेल कंपोनेंट इज कॉल्ड डैश। जब कोई सेल एबनॉर्मली उसका डेथ स्टार्ट हो जाए, अनरेगुलेटेड एंजाइमेटिक डाइजेशन, यानी कि एबनॉर्मल सेल डेथ होना स्टार्ट हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। आप लोगों ने किसी पेशेंट की उंगली या कोई स्किन देखा होगा जिसका शेप बिल्कुल जिसका जो कलर होता है बिल्कुल ब्लैक होता है, उसको हम नेक्रोसिस कहते हैं। और फिर उन सेल को हमने रिमूव करना होता है, बिकॉज वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं वो इन्फेक्शन की शक्ल में, तो इसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। यानी कि जब अनरेगुलेटेड एबनॉर्मली सेल डेथ स्टार्ट हो जाए। ओके जी। और एपिप्टोसिस किसे कहते हैं? एपिप्टोसिस। एपिप्टोसिस का मतलब है, ये आगे एमसीक्यूज भी आने वाला है। एपिप्टोसिस का मतलब है प्रोग्राम सेल डेथ। हमारी बॉडी में कुछ सेल डेथ भी होते हैं और न्यू सेल भी बनते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिप्टोसिस। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 42। द ह्यूमन बॉडी कैपेसिटी to resist depend almost all type of the microorganism and toxin which tend to damage tissue or organ is termed dash immunity। तो इम्यूनिटी हमारे पास वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी ऑफ द बॉडी है जो कि किसी भी माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की एबिलिटी रखता है और किसी भी पैथोजन को अंदर आने नहीं देता या उसको किल करने की एबिलिटी रखता है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी जी। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43। एनी केमिकल सब्सटेंस दैट when introduced into the body is recognized as a foreign body is called dash antigen। एंटीजन हमारे पास जब भी कोई पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर हो जाए तो फिर हमारा इम्यून सिस्टम डायरेक्टली उस पर अटैक करता है। तो ये एबनॉर्मल पार्टिकल या एबनॉर्मल ये जो बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं? एंटीजन। और एंटीबॉडी इसके ऑपोजिट, इसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी को रिलीज़ करता है। और ड्रग तो वैसे भी आप लोग जानते हैं। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एंटीजन। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 44। द नॉर्मल रेंज ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आर्टरी ब्लड इज डैश। हमारी आर्टरी ब्लड में, अपने साथ नोट कीजिए, आर्टरी ब्लड में हमारे पास कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है? ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट किया गया है। 35 to 45 mmHg जी, 35 to 45 mmHg। अपने साथ ही वैल्यू नोट कीजिए, पेपर से पहले ज़रूर रिवाइज कीजिए। ओके जी। राइट option is option B। question number 44। in metabolic alkalosis as the pH increases the bicarbonate यानी कि HCO3 should dash। तो जब भी हमारा मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में pH इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाए तो फिर हमारे पास बाइकार्बोनेट का क्या वैल्यू होगा? ज़्यादा होगा, नॉर्मल से इंक्रीज़ होगा। बिकॉज मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस में हमारे पास बॉडी कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा HCO3 को इंक्रीज़ किया जाए ताकि जो pH है उसको इंक्रीज़ किया जाए। बिकॉज जब हमारे बॉडी में pH डिक्रीज हो तो फिर HCO3 प्रिजर्व होता है या रीअब्जर्व होता है, तो इसलिए हमारा जो pH होता है इसकी वजह से इंक्रीज़ होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 46। हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड इज कॉल्ड
हाइपरकेपनिया, इसको हम हाइपरकार्बिया भी कहते हैं और हाइपरकेपनिया भी कहते हैं। और हाइपोकेपनिया किसे कहते हैं? डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड। हाइपोक्सिया कैसे कैसे किसे कहते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। हाइपरकेलिमिया किसे कहते हैं? डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज हाइपरकेपनिया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 47, इन मेटाबॉलिक एसिडोसिस द आर्टरी ब्लड पीएच विल डैश। अपने साथ नोट कीजिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में हमारे पास जो पीएच होता है विल बी लेस देन 7.535 पर। ये अपने साथ नोट कीजिए कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस में पीएच, आप लोग जानते हैं कि पीएच हमारे पास एसिडोसिस में क्या होता है? डिक्रीज होता है, 7.4 से डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर विल बी लेस देन 7.35 बिकॉज 7.4 नॉर्मल पीएच ऑफ द ब्लड है। तो जब हमारे पास 7.4 से वैल्यू कम होगा तो हमारे पास एसिडोज होगा, मेटाबॉलिक एसिडोज होगा। और जब ज़्यादा होगा 7.4 से तो फिर मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस होगा। तो ये आप लोगों ने यूट्यूब पर सर्च करना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कैसे कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हाइपर सेंसिटिविटी के हवाले से भी आप ज़रूर लेक्चर देखिए यूट्यूब पर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 48, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर एक्सेप्ट डैश। मैलिग्नेंट ट्यूमर आप लोग जानते हैं कि कैंसर ट्यूमर होता है, इजीली ट्रांसफर होता है और एबनॉर्मल सेल डिवीजन है। तो इसमें हमारे पास मेटास्टेजेस होते हैं, एबनॉर्मल सेल हमारे पास चेंज होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग है, इसमें लाइफ थ्रेटनिंग प्रोसेस है, रैपिड ग्रोथ ऑफ द सेल है, लेकिन स्लो ग्रोथ नहीं है। ये दोनों ऑपोजिट है, रैपिड बहुत ज़्यादा होता है, स्लो बिल्कुल नहीं होता। तो एक्सेप्ट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर स्लो ग्रोथ नहीं है बल्कि मैलिग्नेंट ट्यूमर में हमारे पास रैपिड ग्रोथ पाया जाता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 49, डिक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल थ्रू लॉस ऑफ द सेल सब्सटेंस इज कॉल्ड एट्रोपी। एट्रोपी में हमारे पास का जो सेल का जो साइज़ है वो डिक्रीज होता है और हाइपरट्रोपी में इंक्रीज होता है। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजियोलॉजिक बफर सिस्टम्स। यहाँ इन्होंने गलत क्लिक किया है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, फॉस्फेट बफर सिस्टम्स। हमारे पास जो फिजियोलॉजिक बफर सिस्टम्स है वो हमारे पास 3 है। एक है कार्बोनिक एसिडोज बाइकार्बोनेट, एक है फॉस्फेट बफर सोल्यूशन और दूसरा है प्रोटीन बफर सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमारे पास फॉस्फेट बफर सिस्टम पाया जाता है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म नहीं पाया जाता फिजियोलॉजिकल बफर सिस्टम में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज फॉस्फेट बफर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 51, हाइपरकेलीमिया एज अ टर्म रेफर टू डैश। हाइपरकेलीमिया में हमारा हाइपोकेलीमिया में क्या होता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पोटेशियम होता है। तो नॉर्मल कितना है? 3.5 पर। तो जब 3.5 से कम होगा पोटेशियम कंसंट्रेशन तो फिर हमारे पास ये हाइपोकेलीमिया है। तो ये वैल्यू आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है, ये नॉर्मल वैल्यू है। क्वेश्चन नंबर 52, ट्रांससेलुलर फ्लूइड्स इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ट्रांससेलुलर का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। उसमें हमारे पास साइनोवियल फ्लूइड भी है, फ्लूइड फ्लूइड भी है और सेब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी है। और एक जो नहीं है वो हमारे पास है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। एक हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर है आउट ऑफ द सेल, एक है इंट्रासेलुलर इनसाइड द सेल। तो ट्रांससेलुलर भी एक्स्ट्रा सेलुलर का एक पार्ट है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, इंट्रासेलुलर फ्लूइड नहीं पाई जाती इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। ओके जी, आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 53, द केमिकल विच इज इमीडिएटली सिक्रेटेड बाय मस्ट सेल व्हेन अ पर्सन कम इन कॉन्टैक्ट विद एलर्जेंस। ये एमसीक्यूज रिवाइज हो चुका है, हमने ऑलरेडी ऊपर के एमसीक्यूज में डिस्कस किया है कि जब भी कोई पोलन, जब भी कोई एलर्जन एंटर हो जाए किसी पर्सन में तो हम फिर हमारे पास केमिकल सिक्रेट होते हैं मस्ट सेल से, जिसको हम हिस्टामिन केमिकल कहते हैं। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, प्रोग्राम सेल डेथ इज कॉल्ड डैश। कुछ सेल हमारे बॉडी में बनते हैं और कुछ सेल हमारे पास उसका डेथ होते हैं। तो हमारे पास जो डेथ प्रोग्राम सेल डेथ है वक्त के साथ जो डेथ होती है सेल के उसको हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। ये टर्म आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्रोसिस तो आप लोग जानते हैं कि जब एबनॉर्मली सेल का डेथ हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 55, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी इज मीडिएटेड बाय डैश। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी कब होता है? जब कोई पोलन, जब कोई एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर हो जाए तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी एक्शन में आती है। और इसमें हमारे पास कौन से एंटीबॉडी रिलीज होते हैं? IgE एंटीबॉडी रिलीज होते हैं। ये आप लोगों ने ज़रूर याद रखना है, इसके लिए से इंपॉर्टेंट है। IgE, ई आप इस तरह याद रख सकते हैं, एलर्जी, IgE। क्वेश्चन नंबर 56, द डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ एंटीबॉडीज़ फ्रॉम मदर टू फिटस इज डैश। वो कौन सी हमारे पास इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज़ है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान मदर से फिटस में आते हैं, चिल्ड्रन बच्चे में आते हैं वक्त के साथ, उसको हम कहते हैं पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी।
पैसिव इनिशियल इम्यूनिटी भी हमारे पास नेचुरल इम्यूनिटी है, वक्त के साथ नहीं बनती बल्कि बाय बर्थ इम्यूनिटी हमें मिलती है इसको, इसलिए हम इसको नेचुरल इम्यूनिटी कहते हैं, लेकिन पैसिव होती है। पैसिव का मतलब होता है कि मदर से ये इम्यूनिटी आती है हमारी बॉडी में। राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 में है एंटीबॉडी आर मेड बाय डैश बी लिम्फोसाइट। हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ बनते हैं वो हमारे पास कौन से लिम्फोसाइट से बनते हैं? बी लिम्फोसाइट। एक हमारे पास टी लिम्फोसाइट होते हैं, एक बी लिम्फोसाइट होते हैं। टी लिम्फोसाइट हमारे पास डायरेक्टली किल करते हैं किसी भी एंटीजन को या किसी भी पार्टिकल को किल कर सकते हैं टी सेल, और बी लिम्फोसाइट जो होते हैं वो हमारे पास एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं या एंटीबॉडीज़ उससे बनते हैं बी लिम्फोसाइट से। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 58 है प्रोटेक्शन प्रोवाइड बाय स्किन इज एग्जांपल ऑफ डैश। हमारी बॉडी में एक हमारे पास स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होता है, एक नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक वो सिस्टम होता है जो कि वक्त के साथ जब कोई पार्टिकल एंटर हो जाए तो फिर डायरेक्टली हमारा इम्यून सिस्टम एक्शन में आता है, वो हमारे पास स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम होता है। नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम वो होता है जो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होता है, लाइक स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम होता है। तो प्रोटेक्शन होता है स्किन से, तो ये हमारे पास कौन सा डिफेंस सिस्टम है? नॉन स्पेसिफिक डिफेंस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 59 है नॉर्मल HCO3 लेवल ऑफ द प्लाज्मा इज डैश। HCO3 हमारे प्लाज्मा में जो नॉर्मल लेवल होता है कितना होता है? 28 to 28 mg पर लीटर। ये अपने साथ नोट कीजिए। राइट ऑप्शन सी 22 to 28। क्वेश्चन नंबर 60 में है इन ऑर्डर टू कंपनसेट द रेस्पिरेटरी एसिडोसिस किडनी विल डैश। जब भी हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाए उसकी वजह से हमारे ब्लड के pH डिक्रीज होता है, तो एक एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जिसको हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहते हैं। तो इसको कंपनसेट करने के लिए किडनी क्या करने की कोशिश करेगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी रिटेन HCO3। कोशिश करेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा HCO3 आयन को रिटेन किया जा सके, ब्लड में रीअब्जर्व करे और एलिमिनेट करे और एक्सक्रीट करेगा हाइड्रोजन आयन को यूरिन की शक्ल में। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 में है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द काजेज ऑफ द हाइपोवोलीमिया। कौन से हमारे पास काजेज है हाइपोवोलीमिया के? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए मैनिटोल थेरेपी। मैनिटोल एक ड्रग है, एक डायूरेटिक ड्रग है जो कि कोशिश करता है कि यूरिन का जो अमाउंट है उसको ज़्यादा किया जा सके, तो इसकी वजह से हमारी ब्लड में जो फ्लूइड है उसका लेवल डिक्रीज होगा। तो हाइपोवोलीमिया का जो मेन काज है वो है मैनिटोल थेरेपी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। और एडिसन डिजीज़ आप लोग जानते हैं कि जब भी एड्रीनल ग्लैंड का सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाए स्टेरॉइड हार्मोन का, तो उसको हम एडिसन डिजीज़ कहते हैं। बहुत से इसके साइन सिम्टम है, स्वेलिंग, सब बॉडी में स्वेलिंग आ जाते हैं, वेट इंक्रीज होता है। ओके जी, राइट ऑप्शन इज यहाँ पर ऑप्शन ए मैनिटोल थेरेपी। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या है द टाइप ऑफ इम्यूनिटी दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ इज डैश इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी हमारे पास वो इम्यूनिटी होती है जो कि हमें नेचुरल बाय बर्थ मिलती है मदर से, और इसको हम पैसिव इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 63 में है द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी इन विच बॉडी मेक्स इट्स ओन एंटीबॉडी। हमारे पास वो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी जो कि वक्त के साथ हमारी बॉडी हमारे इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करता है, तो वो हमारे पास कौन सा इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी। जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल एंटीजन एंटर हो जाए तो वक्त के साथ एंटीबॉडीज़ रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, और वो कौन सा इम्यूनिटी है? एक्टिव इम्यूनिटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 64 में है अ शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी दैट कम्स व्हेन फ्री फॉर्म एंटीबॉडी आर टेकन फ्रॉम सम अदर सोर्सेज है, इट्स कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी हमारे पास शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी है, और ये हमारे पास फ्री फॉर्म एंटीबायोटिक जब सिक्रेट हो जाए हमारी इम्यूनिटी, इसको हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी एक्टिव इम्यूनिटी, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी पैसिव इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 65 में है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी टाइप इज मेडिएटेड बाय इम्यून सेल्स। कौन सा हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी टाइप है जो कि इम्यून सेल इसको क्या करते हैं? ट्रिगर करती है, मेडिएट करती है। टाइप 4 इम्यूनिटी, और टाइप 4 इम्यूनिटी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के यहाँ से, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। और ये कब होते हैं? जब हमारा इम्यून सिस्टम मेडिएट हो जाए। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66
रिसर्च डिजीज इन न्यू बॉर्न बेबी इन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि न्यू बॉर्न बेबी में रिसर्च डिजीज पाया जाता है और ये RH फैक्टर की वजह से होता है कि जब भी RH फैक्टर बेबी में एब्सेंट हो या मदर में प्रेजेंट हो या मदर में प्रेजेंट हो बेबी में एब्सेंट हो तो फिर हमारे पास ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिफरेंट होता है और उसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बेबी का इम्यून सिस्टम अटैक करता है बेबी के रेड ब्लड सेल पर और उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है और एक एनीमिया की शक्ल में डिजीज़ सामने आता है जिसको हम रिसर्च डिजीज़ भी कहते हैं। और इसका जो एग्जांपल है हाइपर सेंसिटिविटी का वो है हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में रिसर्च डिजीज़ होता है न्यूबॉर्न बेबी में। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 66। मोनोटॉक स्किन टेस्ट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपर सेंसिटिविटी। मोनोटॉक स्किन टेस्ट हमारे पास एक एलर्जिक रिएक्शन है स्किन का ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस यानी कि TB बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं और ये कौन से टाइप में होता है टाइप 4 इज अ राइट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज अ राइट ऑप्शन। ओके जी क्वेश्चन नंबर 68 में है ड्यूरिंग योर क्लिनिकल यू हैव चांस टू एडमिनिस्टर ओरल पोलियो वैक्सीन टू अ 6 months ओल्ड इन्फेंट। हाउ डज दिस वैक्सीन डेवलप इम्यूनिटी। ये कौन सा इम्यूनिटी को डेवलप करता है हमारे पास जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो दिया जाता है 6 ओल्ड इन्फेंट को। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल होता है ये इम्यूनिटी और ये एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी होता है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी हमें मिलती है ओरल पोलियो वैक्सीन की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 69 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डिस्ट्रॉयड टारगेट सेल ऑन अ कॉन्टेक्ट बाय प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन परफोरिन दैट लाइसेस द इन्फेक्टेड सेल। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। साइटोटॉक्सिक T सेल हमारे पास इंटरफ्यूरॉन मुख्तलिफ प्रोटीन को सेक्रेट किया जाता है जो कि एक एबिलिटी रखता है किसी भी एंटीजन को किल करने की। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी साइटोटॉक्सिन T सेल। क्वेश्चन नंबर 70 में है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल एक्टिव मैक्रोपेजेस एंड हेल्प बी सेल। तो ये तो बहुत ईजी MCQ है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हेल्पर T सेल हमारे पास मैक्रोपेजेस को भी एक्टिव करता है और हेल्प करता है B सेल को कि वो एंटीबॉडीज़ को सीक्रेट करे। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। हेल्पर T सेल इज़ अ राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे। आज की इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली पास्ट पेपर को कवर किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कोशिश करेंगे कि HN और दूसरे जो फार्माकोलॉजी है उसके भी हम MCQs आप लोगों के साथ शेयर करें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का भी, मेरे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।